हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ऑरेकल क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिकल पेपर 6 का सलूशन। जिनको पेपर नहीं मिला वो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर पेपर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन पेपर को। हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया था निम्नलिखित में से सदिश राशि क्या है। ठीक, ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन है, उसके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए, जहाँ पर भी तीव्रता लग जाए, इंटेंसिटी, जहाँ पर भी तीव्रता शब्द आ जाए, वो चाहे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो चाहे वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, ठीक है, वो हमेशा आपकी होती है सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी वो हमेशा हो जाएगी। ठीक, तो यही क्वेश्चन पूछा था, तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या है, हम लोग की एक सदिश राशि है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है निर्वात की सापेक्ष विद्युतशीलता का मान क्या होगा। ठीक, यानी आपसे पूछा गया है एप्सिलॉन नॉट का मान, विद्युतशीलता की बात कर रहा है। ठीक है, इसको लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट से। ठीक, तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू क्या होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 यानी 12 फैरड प्रति मीटर। मात्रक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हमेशा ध्यान में रखिएगा, फैरड प्रति मीटर। ठीक है, चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी। इसका भी क्या है, सी वाला राइट है। थर्ड नंबर पे आते हैं। इसमें पूछा गया है किसी माध्यम पर उसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज अप्लाई करने पर माध्यम क्या होगा। ठीक, चलिए पहले समझते हैं ये जो वर्ड आया है ब्रेकडाउन वोल्टेज होता क्या है। ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक, भंजक विभव वोल्टता भी इसको कहा जाता है। ब्रेकडाउन नाम से लग रहा है कि टूट जाना, कुछ चीज का क्या होना, ब्रेक हो जाना, टूट जाना। ठीक है, अब किसी डाइलेक्ट्रिक पर लगा रहे हो आप, तो डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता क्या है, कुचालक। तो अगर आप कोई भी डाइलेक्ट्रिक है, सपोज दैट एयर ही मान लेते हैं, तो वायु ही है, ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम की तरह कार्य करती है। तो इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये क्या करेगा, अपने अंदर आवेशों को संचित करेगा, ना कि उनको पास करेगा, जाने नहीं देगा। यानी हम कह सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक प्रकार से क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक, तो इनकी प्रॉपर्टी है कि धारा का प्रवाह ना होने देना। लेकिन अगर आप वोल्टेज क्या कर रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, हम लोगों ने पढ़ा है वोल्टेज है क्या, एक इलेक्ट्रिक प्रेशर है, वैद्युत दबाव है। तो जब दबाव बढ़ता जाएगा तो एक कंडीशन आएगी कि जो एयर अभी तक अपने अंदर से आवेशों को चलने नहीं दे रही थी वो जाने देना स्टार्ट कर देगी। मतलब अब ये एयर बिहेव करने लगेगा एज अ इंसुलेटर। ठीक है, तो जब इंसुलेटर की तरह कार्य करना स्टार्ट कर देगा तो अगर उसमें से धारा बहना स्टार्ट कर दे रही है तो जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो क्या हो जाएगा, पंक्चर हो जाएगा। ठीक है, जैसे साइकिल पंक्चर होती है, क्या होता है, उसमें से हवा निकलना स्टार्ट होती है। सेम वैसे ही अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम में आप ब्रेकडाउन वोल्टेज अप्लाई कर दे रहे हो उससे ज़्यादा, तो क्या होता है, खराब हो जाता है। ब्रेकडाउन वोल्टेज की परिभाषा ही होती है कि वह वोल्टेज जिस पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम सफलतापूर्वक कार्य करता है वो कहलाता है इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक, या इसी को कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरे का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी पंक्चर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। ठीक, आपका गतिमान यानी मूवेबल चार्ज है, तो याद रखिएगा अगर स्थिर आवेश है, अगर स्थिर आवेश है तो उसके पास केवल क्या होगा, उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ही आपके स्थिर आवेश के पास होंगे। लेकिन अगर वो गति करना स्टार्ट कर दिया, गतिमान आवेश, भाई पहले वो रुका हुआ था, अब वो क्या है, उस पर अगर आप ईएमएफ अप्लाई कर रहे हो वो चलना स्टार्ट कर दे रहा, मोशन में आ जा रहा है। तो अगर मूवेबल चार्ज है, गतिमान है, तो उसके पास क्या था, विद्युत क्षेत्र तो पहले ही था। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके पास पहले से ही थी। अब प्लस उसके साथ साथ अब उसमें क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, दैट्स मीन चुंबकीय क्षेत्र भी वहां पर आ जाएगा। यानी आपका अगर गतिमान आवेश है तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र दोनों रखता है, लेकिन अगर वो फिक्स चार्ज है तो उसके पास क्या होता है, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ही होती है। ठीक, चलिए तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। सबका 1 से लेकर 4 तक सी ऑप्शन ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर।
इसमें पूछा गया है कैपेसिटर के गर्म होने का कारण है। देखते होंगे कैपेसिटर क्या होता है, गर्म हो जाता है, तो उसका कारण क्या है पूछा। पहला ऑप्शन दिया गया है डाइलेक्ट्रिक चार्ज का कंपन होना, इलेक्ट्रॉनों की गति होना, प्लेटों का कंपन होना, क्षरण धारा का होना। ठीक, अब थोड़ा सा समझते हैं। कैपेसिटर ये एक क्या है, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है। कैपेसिटर आपका इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है, और इलेक्ट्रिकल में हम लोग को ये मालूम है कि जहाँ पर भी I²R की हानियाँ होंगी वहाँ पे क्या होगा, ऊष्मा हमको मिलेगी, क्योंकि ये हानियाँ क्या होती हैं, ऊष्मा के रूप में निकलती हैं, तो वो गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जो कैपेसिटर है उसके अंदर था डाइलेक्ट्रिक मीडियम, अगर उसमें से उसकी प्रॉपर्टी क्या है, आइडियल अगर बोला जाए तो आइडियल में जो डाइलेक्ट्रिक है, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, आइडियल में जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है यानी परावैद्युत माध्यम है, इसका जो प्रतिरोध है वो क्या होना चाहिए, अनंत। आदर्श अवस्था में बात हो रही, अनंत होना चाहिए। लेकिन कोई भी चीज क्या है, आइडियल नहीं होती है, तो प्रतिरोध अनंत नहीं होगा बल्कि अनंत से क्या होगा, कम होगा। यानी अगर प्रतिरोध कम है तो उसमें थोड़ी बहुत धारा बहेगी, और उस थोड़ी सी धारा का नाम क्या है, लीकेज करंट, लीकेज धारा, यानी वेस्ट है, किसी काम की नहीं है, लेकिन है तो करंट ही, जो चार्ज के कारण आपकी बह रही है। अब धारा अगर है और रेजिस्टेंस है तो वहां पे क्या होगा, I²R की हानियां होंगी, और जिसकी वजह से कैपेसिटर क्या होगा, गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो पांचवे का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, क्षरण प्रतिरोध यानी लीकेज रेजिस्टेंस, जो प्रतिरोध है बहुत ही कम है, लीकेज रेजिस्टेंस के कारण लीकेज धारा बहेगी, और जिसकी वजह से I²R की हानियां होंगी और कैपेसिटर हम लोग का गर्म होना स्टार्ट कर देगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर, इसमें पूछा गया है इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का प्रयोग होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का प्रयोग होता है एसी पर, डीसी पर की दोनों पर। तो एक चीज आप याद रखिएगा, मार्क करिएगा, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर ही एक ऐसा कैपेसिटर है जिसपे हम लोग की पोलरिटी बनी होती है, मतलब कि ध्रुवता बनी होगी, प्लस होगा और क्या होगा, माइनस बना होगा। ठीक है, तो एसी में तो ऐसा कोई सिस्टम है नहीं, फेज न्यूट्रल, वहां क्या होती है, साइकिल चेंज होती रहती है। बट इन द केस ऑफ डीसी पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर द कांस्टेंट पोलरिटी, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, स्थिर है, वो कभी चेंज नहीं होंगे। तो इसलिए इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर ओनली फॉर डीसी, केवल डीसी के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ लेता है कि किस कैपेसिटर पर पोलरिटी बनी होती है, या किसको सही पोलरिटी के साथ ही जोड़ा जाना चाहिए, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर ही है जिसको हम लोग सही पोलरिटी के साथ, यानी पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से ही जोड़ेंगे। ठीक, चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, डीसी पर, ऑप्शन नंबर बी, डीसी पर। चलिए 7वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कैपेसिटेंस निर्भर नहीं करती है, यानी कैपेसिटेंस किस पर निर्भर नहीं करता है। तो उसका फार्मूला अगर पढ़ें तो C बराबर होता है ε0 εr A/D, यानी क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी पर कैपेसिटेंस निर्भर कर रहा है, प्लेटों के क्षेत्रफल पर कैपेसिटेंस निर्भर कर रहा है, उसकी विद्युतशीलता पर कैपेसिटेंस निर्भर कर रहा है, किस पर नहीं करता पूछा गया है। तो पहला दिया है प्लेटों के बीच की दूरी पर, तो इस पर करता है, यानी ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा दिया गया प्लेटों के क्षेत्रफल पर, तो इस पर क्या है, करता है। ठीक है, डी दिया गया है प्लेटों की मोटाई पर। ठीक, तो प्लेटों की मोटाई पर आपका कैपेसिटेंस नहीं बल्कि ब्रेकडाउन वोल्टेज डिपेंड करता है। ठीक है, प्लेटों की मोटाई पर कैपेसिटेंस नहीं बल्कि ब्रेकडाउन वोल्टेज डिपेंड करता है। तो यहाँ पे 7वें का हम लोग मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी प्लेटों की मोटाई पर आपके कैपेसिटेंस की वैल्यू डिपेंड नहीं करती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। डाइलेक्ट्रिक मीडियम होना चाहिए। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैसा होना चाहिए, तो देखो डाइलेक्ट्रिक मीडियम वो अच्छा माना जाएगा जिससे क्या हो, हमको अधिक से अधिक कैपेसिटेंस मिले। यही बात तो पढ़ी, कैपेसिटेंस क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो कैपेसिटेंस अगर ज़्यादा रखना है तो हमको साफ साफ यहाँ फार्मूले से दिख रहा है कि जो कैपेसिटेंस है वो प्रोपोर्शनल है किसके, विद्युतशीलता के। यानी जितनी विद्युतशीलता ज़्यादा होगी कैपेसिटेंस की वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक, तो क्लियर है, अगर हम लोग की परमिटिविटी यानी विद्युतशीलता ज़्यादा होगी तो कैपेसिटेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैसा होना चाहिए, हाई परमिटिविटी का होना चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे
आपेक्षिक विद्युतशीलता का मात्रक क्या है? आपेक्षिक का मतलब होता है एब्सोल्यूट, ठीक है। 3 होते हैं, देख लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। एक होता है एप्सिलॉन नॉट, ठीक, इसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, वैक्यूम परमिटिविटी, निर्वात की विद्युतशीलता है ये, ठीक। ये क्या होती है? कांस्टेंट वैल्यू होती है। एक होता है एप्सिलॉन आर, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक, यानी सापेक्षिक विद्युतशीलता, ठीक है। और एक होता है एप्सिलॉन ए, ये नॉट लिखा है जबकि ये ए लिखा है। एप्सिलॉन ए ये होता है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब आपेक्षिक, सापेक्षिक और आपेक्षिक, ठीक। और एप्सिलॉन ए बराबर ही होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। क्लियर? तो बस मात्रक हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? एप्सिलॉन नॉट का मात्रक अभी हम लोगों ने देखा, इसकी क्या थी? कांस्टेंट वैल्यू थी 8.854 10⁻12 और यूनिट क्या बताई गई थी? फैरेड प्रति मीटर। जबकि अगर सापेक्षिक विद्युतशीलता यानी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर की बात की जाएगी तो इसका कोई मात्रक नहीं होता। ये क्या है? मात्रक रहित राशि है, क्योंकि सापेक्षिक आप किसी भी माध्यम का वायु माध्यम से तुलना कर रहे हो तो उसका क्या है? मात्रक नहीं होगा, ठीक। तो क्लियर सी बात है, एप्सिलॉन आर का मात्रक नहीं है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है? फैरेड प्रति मीटर। तो एप्सिलॉन ए यानी एब्सोल्यूट परमिटिविटी का भी मात्रक वही हो जाएगा, क्या? फैरेड प्रति मीटर, ठीक है। मात्रक याद रखिएगा, यहां से मात्रक इंपॉर्टेंट है। निर्वात का पूछेगा, निर्वात की विद्युतशीलता का तो फैरेड प्रति मीटर हो जाएगा। सापेक्षिक विद्युतशीलता का पूछेगा तो कोई मात्रक नहीं होता है। आपेक्षिक का पूछेगा यानी एब्सोल्यूट का पूछेगा तो फैरेड प्रति मीटर ही हो जाएगा। तो यहां से हम लोग मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर बी, 9 का ऑप्शन नंबर बी, फैरेड प्रति मीटर विद्युतशीलता पूछा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कहा गया है 500 वाट 5 ओम के लोड हेतु आवश्यक सप्लाई वोल्टेज क्या होगा, ठीक। तो एक वीडियो अलग से ही बना हुआ है बल्ब की पावर रेटिंग को लेकर, ठीक है। वहां से आप अगर नहीं देखे हो वो देख लीजिएगा, काफी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। 500 वाट यानी पावर दे रखा है हमको कितना? 500 वाट, क्लियर। फिर रेजिस्टेंस उसने बता दिया कितना है आपके पास? 5 ओम का रेजिस्टेंस है। अब आपसे पूछा गया है कि सप्लाई वोल्टेज क्या होगा, यानी वोल्टेज की बात कर रखा है। देखिए पावर के हम लोग के पास 3 फार्मूले हैं। P बराबर V इंटू आई भी होता है, P बराबर V स्क्वायर अपॉन R भी होता है और P बराबर I स्क्वायर R भी होता है, ठीक। बट यहां पर पूछा क्या गया है? वोल्टेज का मान। तो हम इसमें से क्या करें? V स्क्वायर अपॉन R का फार्मूला लगाएंगे। क्यों? क्योंकि पावर दी गई है, रेजिस्टेंस दिया गया है, वोल्टेज आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे चूंकि P बराबर होता है V स्क्वायर अपॉन R, इसलिए V स्क्वायर हो जाएगा P इंटू R, पक्षांतर कर दिया गया। सॉल्व कर लेते हैं तो V स्क्वायर बराबर P की वैल्यू कितनी है? 500, इसकी वैल्यू कितनी है? 5, R की वैल्यू कितनी है? 5। सॉल्व कर लेते हैं। V बराबर अंडर रूट, क्योंकि ये क्या था? स्क्वायर था, उधर जाएगा अंडर रूट हो जाएगा 2500 और सॉल्व करें कितना आ जाएगा? 50 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 50 वोल्ट, ठीक। चलिए 11, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, ठीक। वोल्ट मीटर की बात की गई है, ध्यान से समझिएगा। आदर्श वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, एक उपयंत्र है जो क्या नापता है? वोल्टेज का मापन करता है। इसको लगाया जाता है किस क्रम में? समांतर क्रम में, ठीक। जबकि अगर आपसे पूछे आदर्श अमीटर, दोनों बात को समझिएगा, आदर्श वोल्ट मीटर, आदर्श अमीटर। अब आदर्श वोल्ट मीटर की अगर बात कर रहा है तो हम लोग कहेंगे कि आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होगा वो होना चाहिए कितना? इनफाइनाइट, अनंत होना चाहिए, ठीक। जिससे क्या है? समांतर क्रम में कनेक्ट है।
अगर प्रतिरोध ज्यादा होगा तो करंट क्या होगी, डिवाइड नहीं होगी। करंट कहां पे जाएगी, लोड पे जाएगी। जो वोल्टमीटर समांतर रास्ता दे रहा है वहां पे कोई करंट नहीं जाएगी। ठीक, फिर अगर आदर्श अमीटर की बात करें तो क्या हम चाहेंगे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ धारा का विरोध हो, नहीं ना, क्योंकि अगर धारा का विरोध हो गया तो करंट का मान क्या होगा, कम हो जाएगा, तो एक्चुअल करंट का मेजरमेंट हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए आदर्श अमीटर की अगर बात करें तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 0। ठीक, ध्यान दीजिएगा, वोल्टमीटर और अमीटर की बात हो रही है, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स की बात नहीं हो रही है, वो इसका क्या होता है, अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 11 का ऑप्शन नंबर सी यानी इनफाइनाइट मार्क करेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर इसमें पूछा गया है 500 वाट के 2 बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ने पर कुल शक्ति व्यय क्या होगा। तो ये सब अब आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बल्ब एंड रेटिंग नाम का एक वीडियो अपलोड किया है, वो आप देख लीजिए, काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए सब क्वेश्चन। समांतर क्रम में बात की गई है तो समांतर क्रम में हम लोग को पता है कि कुल पावर पी करंट क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2, जितना सबको क्या करो, जोड़ डालो। जबकि समांतर में होता तो उसकी क्या है, अलग अलग कंडीशन है, वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो यहाँ पे 500 वाट के दोनों हैं, तो 500 प्लस 500 कितना हो जाएगा, 1000 वाट। ठीक, कितना हो जाएगा, 1000 वाट। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे, आदर्श धारा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, अभी तक वोल्टमीटर मीटर का हम लोगों ने पढ़ा, अब सोर्स पे आ जाते हैं। तो जब भी हमसे आदर्श धारा स्रोत का पूछा गया है ना, करंट सोर्स बना लेते हैं सिंबल, ये है करंट सोर्स का सिंबल। ठीक, और एक चीज याद रखिएगा कि करंट सोर्स के साथ जो इसका आंतरिक प्रतिरोध है वो लगता किस में है, पैरेलल, समांतर क्रम में लगता है। ये आपको काफी हेल्प करेगा अगर आपको याद होगा तो। ठीक, अब आइडियल की बात कर रखा है, सपोज दैट यहां पर कोई लोड है, यहाँ पे कोई वेरिएबल लोड है RL। अब आप क्या चाहोगे कि जो I से करंट निकल रही है उसका मैक्सिमम या पूरा का पूरा हिस्सा कहाँ पे जाए, RL लोड पे जाए, क्योंकि अगर पूरा जाएगा तभी ये क्या होगा, आदर्श होगा, आइडियल होगा। बट यहाँ पे क्या बन रहा है, पैरेलल पाथ, तो कुछ करंट तो क्या होगी, स्मॉल r में भी तो जाएगी, कुछ करंट क्या होगी, स्मॉल r में भी तो जाएगी। तो ऐसा अगर नहीं चाहिए, यानी स्मॉल r में करंट ना जाए, तो वहां का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए। दैट्स मीन अगर आदर्श धारा स्रोत पूछा है तो उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। क्लियर। लेकिन अगर आदर्श अमीटर पूछता, उसका क्या पढ़े हम लोग, 0 होता है। ठीक, इसी प्रकार से हम लोग देख लेते हैं कि जो आदर्श वोल्टमीटर है, सॉरी वोल्टेज स्रोत, आदर्श वोल्टेज सोर्स अगर है तो उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक, इसमें प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएल में कई बार रिपीट किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग मार्क करने वाले हैं क्या, इनफाइनाइट, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे इसमें पूछा गया है 100 वाट व 200 वाट के 2 बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल शक्ति व्यय कितना होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कुछ बोला नहीं गया है, केवल बोला गया श्रेणी क्रम में, तो नहीं मानेंगे, दोनों को एक साथ उठा के जोड़ दिया गया है समान वोल्टेज सोर्स के साथ। ठीक, अब श्रेणी क्रम में एक बल्ब ये था, एक बल्ब ये था, ऐसे जोड़ दिया गया। सपोज दैट इसकी पावर P1, इसकी पावर क्या P2, और ये दोनों ही जोड़ा गया है वोल्टेज V से, है ना। ये सारी कंडीशन हम लोगों ने पढ़ा है वोल्टेज एंड रेटिंग वाले वीडियो में, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप देख सकते हैं। चलिए, तो अगर यहाँ पर टोटल पावर की बात की जाएगी तो हम लोगों ने पढ़ा है क्या, P1 इंटू P2 अपॉन P1 प्लस P2, ये हो जाता है सीरीज में। ठीक है, सीरीज में भी P1 प्लस P2 होता है, लेकिन कंडीशन क्या उसकी अलग है। चलिए अब रख लेते हैं वैल्यू, बोला गया है 100 वाट और 200 वाट, तो 100 गुणे 200 बटे 100 प्लस 200 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, काट दीजिए। ठीक, कितना आएगा, नियर अबाउट आएगा 66 वाट, यानी 66 वाट। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। अर्धचालक के VB मतलब वैलेंसी बैंड में
इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, देखिए ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं क्योंकि ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। ठीक है, तो कंडक्टर में जब भी वीबी यानी वैलेंसी बैंड में पूछे तो कंडक्टर में कितने, 4 से कम। ठीक, सेमीकंडक्टर में कितने, एग्जैक्ट 4, और इंसुलेटर में कितने, 4 से अधिक, 4 से अधिक। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, फिलामेंट लैंप में विद्युत के किस प्रभाव का प्रयोग किया जाता है? तो फिलामेंट लैंप, ठीक है, ये क्या है, एक इंकैंडेसेंट लैंप है। ठीक, जिसमें आपके तंतु लगे होंगे, तो जब उसमें से धारा जाएगी तो वहां पे क्या होगा, ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगी, उसी का हिस्सा क्या होगा, प्रकाश में के रूप में हमको कुछ ना कुछ हिस्सा प्राप्त होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, यानी ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ताप के घटने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? ताप के घटने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? टेम्परेचर को घटाया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर है ये 17। टेम्परेचर को घटा रहे हैं, किसी टेम्परेचर को, चालक के। तो चालक का जब तापमान, देखिए पहले हम लोगों ने पढ़ा कि चालक का तापमान अगर बढ़ाया जाता है, ठीक, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? इलेक्ट्रॉनों के टकराव के कारण से रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। बट यहाँ पे कह रहा है टेम्परेचर क्या किया जा रहा है, डिक्रीज किया जा रहा है। तो टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यहीं से हम लोग याद करते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होगा। अभी उस पर भी एक वीडियो अपलोड कर दिया जा रहा है, वो भी आपको मिल जाएगा। टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो जो कंडक्टर है, चालक है, उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। इसमें कहा गया है कुचालक का तापमान बढ़ाने पर चालकता होती है। चालकता का मतलब यहाँ पर कंडक्टिविटी से है। ठीक, चालकता मतलब कंडक्टिविटी से है, जो किसकी अपोजिट होती है, आपका देखिए एक कंडक्टेंस होता है जिसको हम लोग लिखते हैं जी से, कंडक्टेंस चालकत्व जिसको लिखा जाता है कैपिटल जी से। कंडक्टिविटी इसको लिखते हैं किससे, सिग्मा से, इसको लिखते हैं सिग्मा से, जो अपोजिट किसके होता है, रो यानी रेजिस्टिविटी के। तो रेजिस्टिविटी जो है तापमान पर निर्भर करती है, दैट्स मीन कंडक्टिविटी भी डिपेंड करेगी, क्योंकि अगर रो चेंज होगा तो सिग्मा तो ऑटोमेटिक चेंज होगा। ठीक, रो डिक्रीज करेगा, सिग्मा क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब बात आती है कि टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं और वो है क्या, कुचालक है। तो अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो जो इंसुलेटर है यानी कुचालक है, उसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि उसका प्रतिरोध क्या होता है, घटता है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री होने लगते हैं। वैलेंसी बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाने का प्रयास करने लगते हैं। तो अगर रेजिस्टेंस घटेगा तो सीधी सी बात है कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक, तो 18 का हम लोग मार्क करने वाले हैं ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी, घटती है। 18 का ऑप्शन नंबर बी, बढ़ती है ना। 18 का ऑप्शन नंबर बी बढ़ जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर, एक तार की लंबाई व क्षेत्रफल में परिवर्तन करने से कौन सी राशि स्थिर रहती है? ठीक, देखिए हम लोगों ने पढ़ा है रो यानी प्रतिरोधकता जो होती है वो आपका केवल और केवल किस पे डिपेंड करती है, पदार्थ की प्रकृति पर यानी पदार्थ पर निर्भर करती है, और दूसरा निर्भर करती है तापमान पे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अलग तरीके से घुमा के पूछ लिया जाता है। वो जो रो है, प्रतिरोधकता है, ये केवल पदार्थ पर उसके तापमान पर निर्भर करता है। इसका लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल पे कोई निर्भरता नहीं है। तो यहाँ पे 19 का हम लोग मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी 20। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर सबसे अच्छा चालक कौन सा है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या या सबसे अच्छा चालक डायरेक्टली पूछ लिया जाए तो हम लोग मार्क करेंगे किसको, चांदी को।
चांदी जो है वो क्या है, सबसे अच्छा चालक है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पे, ठीक है। जबकि अगर वैलेंसी बैंड में पूछेगा तो हमको मालूम है एल्युमिनियम में ज़्यादा होते हैं, जबकि आपका जो चांदी है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कम होते हैं वैलेंसी बैंड के। लेकिन अगर फ्री इलेक्ट्रॉन की बात की जाएगी तो फ्री चांदी में आसानी से हो जाते हैं एल्युमिनियम की तुलना में या कॉपर की तुलना में, ठीक। तो चांदी क्या होगा, सबसे अच्छा चालक हम लोग का हो जाएगा। ये कुछ 20 क्वेश्चन थे बेसिक से संबंधित। ऐसे ही अगला पेपर भी बेसिक से ही रहेगा, वो जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग जो भी डाउट है, अभी इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।